तो हमने श्री राम जी के जन्म की समय, उन्हें कब वनवास मिला, ये सब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी प्रकार श्री कृष्ण के जन्म के समय भी बहुत से ग्रहों की स्थिति बताई गई है। और महाभारत के युद्ध के समय, विशेषकर महाभारत में बहुत से ऐसी जगह हैं जहाँ पर ग्रहों की स्थिति बताई गई है। जय श्री राम। सभी भक्तों को मेरी तरफ से जय श्री राम। आज हम भगवान श्री राम का जन्म कब हुआ ये जानेंगे। हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि भगवान श्री राम का जन्म कब हुआ। कई लोग भगवान श्री राम की कहानियों को सिर्फ मात्र कहानी मानते हैं, पर आज हम साइंटिफिक प्रूफ के साथ कि भगवान श्री राम कोई कहानी ना होकर के असली में हुए हैं, आज हम जानेंगे कि भगवान श्री राम का जन्म हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित भगवान श्री राम की रामकथा रामचरितमानस से हमने कुछ श्लोक लिए हैं। महर्षि वाल्मीकि ने समय समय पर रामचरितमानस में जब भी कुछ घटना हुई है तो उस घटना के हिसाब से ग्रहों की स्थिति बताई है। जैसे भगवान श्री राम के जन्म के समय कौन सा ग्रह कहाँ पर था, वो सब स्थिति श्लोक के माध्यम से बताई गई है। तो हम इन्हीं श्लोक के माध्यम से ग्रहों की स्थिति निकालेंगे और फिर ये जानेंगे कि ऐसी कॉन्फ़िगरेशन स्पेस में किस समय रही होगी। आइडिया सिर्फ इतना सा है कि जैसे मान लीजिए ये कोई ग्रह है और ये सूर्य के चारों ओर सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाता है। अगर हम मान लें कि ये ग्रह 1 घंटे में इसका एक पूरा चक्कर लगा लेता है, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये ग्रह यहाँ पर कब होगा। अगर ये 1 घंटे में पूरा एक चक्कर लगाता है तो जरूर ये आधे घंटे में यहाँ पर होगा, और 15 मिनट में ये यहाँ पर होगा, इसके अलावा 45 मिनट में ये यहाँ पर होगा। तो इसका मतलब हम पता लगा सकते हैं कि कितने समय पर यह ग्रह कहाँ पर होगा। इसका रिवर्स भी ट्रू है। अगर हमें किसी ग्रह की स्थिति पता हो कि वो ग्रह कहाँ पर है, तो हम उसका समय बता सकते हैं कि वो ग्रह कितने समय पहले या कितने समय बाद उस कंडीशन में होगा। तो इसी प्रिंसिपल का हम यूज़ करेंगे। महर्षि वाल्मीकि की रामायण में उन्होंने समय समय पर ग्रहों की स्थिति बताई है। उन्हीं स्थिति के अनुसार हम पता कर सकते हैं कि वो ग्रह कितने समय पहले उस कंडीशन में, उन कॉन्फ़िगरेशन में रहा होगा। ये ग्रह की बात की है। अगर हमें और भी बहुत सारे ग्रहों की एक साथ पता करनी हो तो हम और यूनिक टाइम तक पहुंच सकते हैं। ये महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण में बालकांड में 18वें सर्ग का 8वां श्लोक है। ततो यज्ञ समाप्ते तु ऋतुना षट् समप्त्यु ततश्च द्वादशे मासे चैत्रे नवमी के तिथौ। ये 8वां श्लोक है 18वें सर्ग का बालकांड का, महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामचरितमानस से ये हमने श्लोक लिया है। इसी प्रकार ये अन्य भी श्लोक हैं। अगर आप इसका अनुवाद करेंगे तो आप पाएंगे कि यज्ञ समाप्ति के पश्चात जब 6 ऋतुएं बीत गई, मतलब जब महाराज दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया था, उसके बाद 6 ऋतुएं बीत गई, तब 12वें मास में चैत्र के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र एवं कर्क लगन में कौशल्या देवी ने दिव्य लक्षणों से युक्त सर्वलोक विदित जगदीश्वर श्री राम जी को जन्म दिया। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि चैत्र के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को। उस समय सूर्य, शनि, मंगल, गुरु और शुक्र ये 5 ग्रह अपने अपने उच्च स्थान में विद्यमान थे तथा लगन में चंद्रमा के साथ बृहस्पति विराजमान थे। इसे याद रखिएगा दोस्तों कि चंद्रमा और बृहस्पति ये एक साथ विद्यमान थे उनके लगन में, और 5 ग्रह जिसमें सूर्य, शनि, मंगल, गुरु और शुक्र ये अपने उच्च स्थान में थे। ये इस श्लोक में ग्रहों की स्थिति बताई गई है कि कौन सा ग्रह कहाँ पर था। इस श्लोक को और अधिक गहराई से समझने के लिए हमें एस्ट्रोलॉजी का थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। तो पिछले श्लोक से हमने ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है कि भगवान श्री राम का जब जन्म हुआ तो उस समय उनका लगन कर्क लगन था और नक्षत्र अदिति था। 5 प्लैनेट्स हाई पोजीशन में थे, मतलब उच्च स्थान में थे, और बृहस्पति और मून राइस हो रहे थे कैंसर में। इन शब्दों को और अधिक गहराई से समझने के लिए हमें इनका थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए कि ये क्या होते हैं। एस्ट्रोलॉजी से हम इन्हें जान सकते हैं। हमें पता है कि धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और इसके अलावा अन्य ग्रह भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं।
आकाश में जो दूसरे तारे हैं वो बहुत दूर हैं, इसलिए हमें वो फिक्स दिखाई देते हैं, जैसे इसमें दिखाया गया है। अगर हम धरती और सूर्य के एक प्लेन को मान लें जिसमें धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, उस प्लेन को देखें और उस प्लेन को 12 बराबर भागों में बांट दें। ये देखिए, मान लीजिए ये अर्थ का प्लेन है जिस प्लेन में वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और उन्हें 12 बराबर भागों में बांट दें, मतलब एक भाग 30 डिग्री का होगा। तो इन्हीं 30 डिग्री को हम राशि बोलते हैं। ये जैसे यहाँ से यहाँ 30 डिग्री मेष राशि, ये वृष राशि, ये मिथुन राशि, ये कर्क राशि, ये सब फिक्स हैं। कोई भी ग्रह आप जहाँ पर भी होगा स्पेस में, वो इन्हीं में से एक होगा, क्योंकि हमने अर्थ को रेफरेंस मानते हुए अर्थ के चारों ओर के स्पेस को 12 बराबर भागों में बांट दिया है। तो हर एक राशि कुछ नहीं है, बल्कि स्पेस में ग्रहों की पोजीशन को कहते हैं। एक राशि 30 डिग्री की होगी अगर हम 360 डिग्री को बराबर बराबर 12 भागों में बांट दें। तो कोई भी ग्रह, मान लीजिए अगर कोई ग्रह यहाँ पर है, कर्क राशि में है, तो इसका मतलब ये है कि वो ग्रह 90 से 120 डिग्री के बीच में कहीं पर होगा। इसी प्रकार सभी राशियां 30-30 डिग्री की होती हैं। तो देखिए, ये मेष राशि, अगर कोई ग्रह 0 से 30 डिग्री में आए तो वो मेष राशि में माना जाएगा, 30 से 60 में आए तो वृषभ में। इसी प्रकार ये सब हैं। तो कोई ग्रह अगर 180 से 210 तक के बीच में डिग्री में कहीं पे भी आए तो वो तुला राशि में माना जाएगा। तो हमने ये जाना कि राशि स्पेस में ग्रहों की पोजीशन बताने के लिए एक माध्यम है। हर एक राशि 30-30 डिग्री को कहते हैं। अब हम थोड़ा सा जन्म लगन के बारे में जान लेते हैं। एट द टाइम ऑफ बर्थ, राशि एट द ईस्टर्न होराइजन इज कॉल्ड जन्म लगन। मतलब जब भी जिस व्यक्ति का जन्म हुआ उस समय पूर्व दिशा में कौन सी राशि थी। हमें पता है कि राशि मीन्स डिग्री, कितने डिग्री थी। अगर हम जहां पर भी किसी मनुष्य का जन्म हुआ है वहां उसी स्थान से पूर्व दिशा में देखें, क्योंकि पूर्व दिशा बदलती रहती है टाइम के साथ स्पेस में। तो अगर हम जन्म के समय उसी स्थान से जहां पर जन्म हुआ है वहां से पूर्व दिशा में देखें तो जो भी राशि जितने डिग्री पर वो वहां होगा उसे उसका जन्म लगन कहते हैं। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी। इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे ये 30-30 डिग्री के हमने बांटा हुआ है। जन्म नक्षत्र, द सेलेस्टियल पाथ इज डिवाइडेड इनटू 7 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड नक्षत्र। तो जैसे हमने अर्थ को रेफरेंस मानते हुए उसके प्लेन को 12 बराबर भागों में बांट के प्रत्येक भाग को राशि कहा, उसी प्रकार अगर हम उसी प्लेन को 27 मतलब 27 बराबर भागों में बांट दे तो एक पार्ट को नक्षत्र कहते हैं। इसकी हेल्प से हम समय का पता लगा सकते हैं कि किसी मनुष्य का जन्म किस समय पर हुआ। तो और ये एक्सलेटेड एंड फॉल पोजीशन, हर एक प्लैनेट के लिए एक उच्च स्थान और एक नीच स्थान होता है। एस्ट्रोलॉजी का ये थोड़ी सी बातें हैं। मीन्स एक ऐसी पोजीशन होती है प्रत्येक ग्रह के लिए, जब वो वहां पर हो तो वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालता है जीवन पर। इसी प्रकार एक और ऐसी स्थिति भी होती है, अगर वो उस स्थिति में हो, उस स्थान पर हो, तो वो सबसे कम इफेक्टेड करता है। तो अगर हम ये देखें तो सन मेष राशि में उच्च स्थान में होता है और तुला राशि में नीच स्थान में होता है। मीन्स अगर मैं साइंटिफिक भाषा में बात करूं कि जन्म के समय अगर सन 0 से 30 डिग्री में होगा तो वो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड करेगा, बजाय कि तुला राशि में होगा तो वो सबसे कम इफेक्टेड करेगा। इसी प्रकार सभी ये ग्रह हैं, ये अगर जैसे शुक्र ग्रह है, अगर 330 से 360 डिग्री में होगा तो वो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड करेगा। शुभ या शुभ फल वो आगे की बात है। तो सभी ग्रह की हमने हाई पोजीशन और लो पोजीशन देख ली है। तो अब हम इस कंडीशन में हैं कि हम इन सब चीज़ों को पता लगा सकते हैं। तो हमने श्लोक से देखा था, महर्षि वाल्मीकि ने वर्णन किया था कि श्री राम के जन्म के समय उनका जन्म लगन करक मतलब कैंसर था और नक्षत्र अदिति था। इस नक्षत्र की हेल्प से हम समय का पता लगा लेंगे और डेट का पता लगाने के लिए हम इसका यूज करेंगे। 5 प्लैनेट्स इज इन हाई पोजीशन, मीन्स श्री राम जी के जन्म के समय 5 प्लैनेट अपने हाई पोजीशन में थे। इसके साथ साथ एक इंफॉर्मेशन ये भी है कि जुपिटर, बृहस्पति और मून एक साथ बैठे हुए थे और वो कर्क राशि में अभी पहुंचे ही हैं। अभी मतलब राइज हुआ है उनका कर्क राशि में। इससे पहले वो मिथुन राशि में थे और उनके जन्म के समय जस्ट वो अभी कर्क राशि में गए ही हैं। तो हम इन सब बातों का यूज करेंगे।
तो हमने देखा श्री राम के जन्म के समय हमें पता है कि सन मेष राशि में उच्च चुके होते हैं, और वह महर्षि वाल्मीकि ने बताया कि ये 5 ग्रह हैं उच्च के थे। सन, मार्स, जुपिटर, वेनस और सैटर्न, ये 5 उच्च ग्रह अपने अपनी उच्च राशि में बैठे थे, और उनकी उच्च राशि हमने देखी कि ये उनकी उच्च राशि है। और मून, जुपिटर और मून एक साथ थे, मीन्स जुपिटर अगर कर्क राशि में थे तो मून भी उस समय कर्क राशि में ही थे। तो हमने यहाँ से फाइनली ग्रह की स्थिति पता लगा ली है कि श्री राम जी के जन्म के समय सन 0 से 30 डिग्री एंगल में थे, मंगल 270 से 300 डिग्री पे थे, बृहस्पति 90 से 120 डिग्री में थे, शुक्र 330 से 360 डिग्री में थे, शनि 180 से 210 डिग्री थे, और मून 90 से 120 डिग्री में थे। तो जब हमने इन सब स्पेस के अंदर ये पोजीशनों को सॉफ्टवेयर के माध्यम से पता लगाया कि ऐसी स्पेस में पोजीशन कितने समय पहले बनी होगी, तो ये डेट निकल कर आती है 10 जनवरी 5114 BC, व्यूड फ्रॉम अयोध्या। 10 जनवरी 5114 BC, व्यूड फ्रॉम अयोध्या। तो हमने जो पिछले श्लोक से ग्रहों की पोजीशन निकाली थी कि राम जी के जन्म के समय कोई ग्रह किस पोजीशन पे था, तो वो पोजीशन इस तारीख को स्पेस में थी। 10 जनवरी 5114 BC को वो सभी ग्रह उन्हीं पोजीशन में थे जो हमने उस श्लोक में देखे, और ये सब अयोध्या से कैलकुलेशन की गई है। तो मतलब इसका मतलब ये है कि 10 जनवरी 5114 BC को अयोध्या में श्री राम जी का जन्म हुआ था। मीन्स 5000 साल ये और 2000 अभी लगभग 7000 साल पहले इनका जन्म हुआ था। और ये तारीख हमने सिर्फ ग्रहों की पोजीशन के हिसाब से निकाली है, अभी तक हमने दूसरी इंफॉर्मेशन का यूज नहीं किया है। ये सिर्फ स्पेस में ग्रहों की पोजीशन क्या थी उस पोजीशन के हिसाब से ये तारीख निकाली है कि इस तारीख को स्पेस में वो ग्रह उसी पोजीशन में थे जैसा कि महर्षि वाल्मीकि ने बताया गया है। इसके अलावा हमारे पास एक और जानकारी भी है जो कि श्री महर्षि वाल्मीकि जी ने बताई है कि उनका जन्म चैत्र मास की 9वीं तिथि को हुआ था। तो जब हमने एक अलग सॉफ्टवेयर से इसका पता लगाया, यूजिंग सॉफ्टवेयर वी फाइंड दैट ऑन 10 जनवरी देयर इज ए 9th शुक्ल चित्रा एज मेंशन्ड इन श्लोका। हमने एक अलग सॉफ्टवेयर से जब पता लगाया कि 10 जनवरी 5114 BC को क्या तिथि थी, तिथि का रिलेशन चंद्रमा से होता है, तो उस समय उस सॉफ्टवेयर में भी यही आया कि हाँ उस समय 9वीं शुक्ल पक्ष की चैत्र मास की 9वीं थी। मीन्स क्रॉस चेक करने पर यह जानकारी बिल्कुल सही आई कि हाँ 10 जनवरी को चैत्र मास ही था और वो शुक्ल पक्ष की 9वीं ही थी। तो इससे कंफर्म हो होता है कि हाँ श्री राम जी का जन्म आज से लगभग 7000 साल पहले हुआ था। टाइम, इसके अलावा श्री राम जी का जन्म कितने समय पर हुआ 10 जनवरी को हम ये भी पता लगा सकते हैं। जैसे कि उस श्लोक में मेंशन था कि मून मेकिंग ट्रांजिशन फ्रॉम जर्मनी टू कैंसर, कि चंद्रमा और बृहस्पति मिथुन राशि से कर्क राशि में आ रहे हैं। चंद्रमा 2 घंटे में अपना राशि बदलता है। इस जानकारी से जब हमने सॉफ्टवेयर के माध्यम से पता लगाने की कोशिश की कि 10 जनवरी को ये ट्रांजिशन मिथुन राशि से कर्क राशि में कितने बजे हुई थी, तो वो टाइम निकल के आया 12:10 पर। मीन्स 12:10 पर चंद्रमा और बृहस्पति मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश कर रहे थे। राशि मीन्स डिग्री, इतने डिग्री में उन्होंने प्रवेश किया था। अगर हम अपने रीति रिवाजों को देखें तो जन्माष्टमी जब श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था तो उस समय हम रात के 12 बजे उनको भोग लगवाते हैं, जबकि रामनवमी के दिन हम दोपहर 12 बजे उनको भोग लगवाते हैं। मीन्स लगभग 7000 सालों से हमारे रीति रिवाजों में ये इंफॉर्मेशन पहले से ही थी कि श्री राम जी का जन्म दोपहर 12 बजे हुआ था। आज भी अयोध्या के मंदिरों में जहाँ पर श्री राम जी का जन्म हुआ वहाँ पर उन्हें 12 बजे ही भोग लगवाया जाता है। तो हमारे रीति रिवाज ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी ऐसे ही करते रहे हैं, वो बहुत साइंटिफिक है और उनमें इंफॉर्मेशन एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुँचती रहे, उन्हें इस प्रकार रचा गया है। तो अब तक की जानकारी से हमने ये निकाला कि श्री राम जी का जन्म 10 जनवरी 5114 BC को दोपहर 12:10 पे अयोध्या में हुआ था। तो इसी के साथ ही आज के लिए जय श्री राम।